Yes, we are discussing the revision of Accounting Standard 16 borrowing cost. So what was in AS 16? आपके पास नोट्स होंगे आपके, आप साथ साथ में देखते रह सकते हैं कि नोट्स में मैंने जो लिखवाया था एक एक बात में फिर से आपको रिपीट कर देता हूँ, ताकि आप अभी जब क्वेश्चंस करेंगे फिर से तो आपको एक बार रिकॉल हो जाएगा पूरा, ठीक है। सो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 16 जिसका कि नाम है बेटा बोरोइंग कॉस्ट। सो बोरोइंग कॉस्ट का अकाउंटिंग स्टैंडर्ड किस पर अप्लाई होता है? बोरोइंग कॉस्ट पे अप्लाई होता है। तो सबसे पहला मुद्दा आपको डेफिनेशन पता होनी चाहिए कि बोरोइंग कॉस्ट की डेफिनेशन आखिर होती क्या है। हम किस पर एएस अप्लाई करेंगे? क्या मैं सैलरी पे अप्लाई कर दूंगा? क्या नहीं, हम बोरोइंग की कॉस्ट पे अप्लाई करेंगे। और बोरोइंग कॉस्ट की डेफिनेशन में 4 या 5 आइटम आते हैं। वो 4-5 आइटम कौन से हैं? एक तो बेटा जो बिल्कुल कॉमन है, जिसपे सारे एग्जाम्पल सारे क्वेश्चंस हैं हमारे पास, जो कि साहब उसमें कोई सोचना भी नहीं है, इंटरेस्ट एक्सपेंसेस। तो आप जब भी लोन लेते हैं तो ब्याज का खर्चा पड़ता है, और ब्याज का खर्चा आपकी हमेशा क्या मानी जाएगी? बोरोइंग कॉस्ट होती ही है, ठीक है। उसके अलावा बेटा आपका जो अमोर्टाइजेशन ऑफ, किसका अमोर्टाइजेशन? पार्ट ऑफ डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ डिवेंचर। जब हम डिवेंचर्स इशू करते हैं उसके ऊपर हम डिस्काउंट देते हैं, तो उन डिवेंचर इशू पे जो हम डिस्काउंट देते हैं तो उस डिस्काउंट को हमको राइट ऑफ करना पड़ता है ईयर बेसिस पे, जैसे भी हमारे को पैटर्न होता है उस बेसिस पे। तो जो अमोर्टाइजेशन वाला पार्ट है वो उस पर्टिकुलर ईयर की बोरोइंग कॉस्ट मानी जाएगी, ठीक है। एक आपके फाइनेंस चार्जेस जो होते हैं, क्योंकि अब आपने सारे एस तो पढ़ ही रखे हैं तो आपको पता होगा अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 19 जो कि लीज वाला अकाउंटिंग स्टैंडर्ड है, उसके अंदर कुछ फाइनेंस चार्जेस आते थे, ठीक है। तो वो फाइनेंस चार्जेस भी बोरोइंग कॉस्ट हैं, ठीक है। एक हो गया अब आपके बेटा एंसिलरी कॉस्ट रिलेटेड टू बोरोइंग, मतलब आप बोरोइंग अरेंजमेंट की कॉस्ट होती है, या फिर मतलब जब इनिशियली फंडिंग ले रहे हैं तो हमारी कॉस्ट इनकर्ड होती है, या हमको जब कोई लोन लेते हैं तो टाइम टू टाइम बेसिस पे कुछ स्टेटमेंट्स वगैरह जमा कराने हैं, इसके अलावा खाते में कुछ चार्जेस वगैरह भी लगते हैं, तो वो सब बोरोइंग कॉस्ट होती है। और एक और है लास्ट ही लास्ट, एक्सचेंज डिफरेंस। बट एक्सचेंज डिफरेंस क्या सारा बोरोइंग कॉस्ट होता है? नहीं, एक्सचेंज डिफरेंस टू दी एक्सटेंट ट्रीटेड एज बोरोइंग कॉस्ट। एक्सचेंज डिफरेंस टू दी एक्सटेंट ट्रीटेड एज बोरोइंग कॉस्ट, जितना हम उसको बोरोइंग कॉस्ट ट्रीट करेंगे उसके लिए भी मैं प्रोविजन डिस्कस करने वाला हूँ। नो बेटा, मैंने डेफिनेशन पार्ट वापस डिस्कस कर दिया है। शेयर कैपिटल क्योंकि बोरोइंग नहीं होती तो उसके ऊपर अगर आप कोई इशू एक्सपेंसेस वगैरह आ रहे हैं वो कहीं पे भी बोरोइंग कॉस्ट का पार्ट नहीं बनेगा। नाउ आते हैं कि साहब हमने आइडेंटिफाई कर ली कि हमारी एंटिटी में ये बोरोइंग कॉस्ट है, उसका क्या ट्रीटमेंट करना है। तो बेटा वैसे तो बोरोइंग कॉस्ट अगर है तो वो पीएल में जाके राइट ऑफ होगी, बट एएस 16 कहता है कि अगर आपकी बोरोइंग कॉस्ट इनकर्ड हो रही है फॉर द एक्विजिशन और कंस्ट्रक्शन और परचेज ऑफ ए क्वालिफाइंग एसेट, अगर आपकी बोरोइंग कॉस्ट इनकर्ड हो रही है कंस्ट्रक्शन एक्विजिशन और प्रोडक्शन ऑफ ए क्वालिफाइंग एसेट, तो काम का टर्म क्या निकला कि अगर हम क्वालिफाइंग एसेट के लिए कोई हमारी बोरोइंग कॉस्ट इनकर्ड हो रही है तो उस बोरोइंग कॉस्ट को आप क्वालिफाइंग एसेट की ही कॉस्ट में क्या करवा सकते हैं बेटा? कैपिटलाइज करवा सकते हैं, ठीक है। कैपिटलाइज कराने का मतलब हो गया हमने जो एंट्री पास करी होगी इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट टू बैंक, जब हमने लोन का इंटरेस्ट पे किया या ना भी पे किया हो, बट इंटरेस्ट जब भी हमने डेबिट किया तो इस इंटरेस्ट को पीएल में ना ले जाके, वैसे तो पीएल में जाएगा लेकिन पीएल में ना ले जाके हम इस इंटरेस्ट को कैपिटलाइज करा दें, मतलब हम उस क्वालिफाइंग एसेट की कॉस्ट का पार्ट बना दें, एसेट अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट कॉस्ट हो जाए, तो साहब इंटरेस्ट में कैपिटलाइजेशन अलाउ है। कहां के थ्रू अलाउ है? एएस 16 बोरोइंग कॉस्ट के थ्रू अलाउ है, और बिल्कुल लॉजिकल सी बात है कि होना भी चाहिए, ठीक है। अब मुद्दा क्वालिफाइंग एसेट्स क्या होते हैं? तो क्वालिफाइंग एसेट्स वो एसेट्स होते हैं जो अपने आप में सब्सटेंशियल पीरियड ऑफ टाइम लेते हैं। तो क्वालिफाइंग एसेट्स वो एसेट्स हो गए जो सब्सटेंशियल पीरियड ऑफ टाइम लेंगे। किस में लेंगे सब्सटेंशियल पीरियड ऑफ टाइम? टू गेट रेडी फॉर इट्स इंटेंडेड यूज, ताकि उनको यूज होने के लिए उनके जो प्री कॉस्ट होती है हमारे पास, जैसे कि साहब हमने मशीन खरीद ली और उसकी इंस्टॉलेशन में ही हमको तकरीबन सब्सटेंशियल पीरियड जो कि जनरली 12 मंथ माना जाता है, तो उस केस में वो मशीन क्वालिफाइंग एसेट बन जाएगा। सबसे बेस्ट एग्जांपल वैसे बिल्डिंग है, जो आप फील कर पाएंगे कि हाँ बिल्डिंग को बनने में एक अच्छा खासा समय लगता है, उस बिल्डिंग को बनने में जो फाइनेंसिंग हो रही है
हाँ हाँ भाई, बस ये भी L2C आया था। हाँ छोटा मोटा काम था तो। ये सो क्वालिफाइंग एसेट्स वो एसेट्स हो गए जो कि सब्सटेंशियल पीरियड ऑफ टाइम लेते हैं टू गेट रेडी फॉर इट्स इंटेंडेड यूज और सेल होने के लिए, ठीक है। जनरली 12 महीने को हम क्वालिफाइंग पीरियड मानते हैं कि अगर एक एसेट 12 महीने या उससे ज़्यादा का समय लगता है तो वो क्वालिफाइंग एसेट बन जाता है, ठीक है। एग्जाम्पल्स कोई दिक्कत ही नहीं, क्लियर है। जो मैन्युफैक्चरिंग प्लांट्स वगैरह होते हैं, पावर जनरेशन फैसिलिटीज़, बिल्डिंग्स बता ही दिया मैंने। इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी आपको आइडिया होना चाहिए क्या चीज़ें होती है। शिप्स एंड एयरक्राफ्ट हो गए। इन्वेंट्रीज, कुछ इन्वेंट्रीज ऐसी होती हैं जैसे कि वाइन, तो वो सब्सटेंशियल पीरियड ऑफ टाइम लेती है, ठीक है, तो वो आपके क्वालिफाइंग में आएंगे। और कुछ एसेट्स क्वालिफाइंग नहीं होते हैं, व्हीकल, कंप्यूटर, वर्किंग कैपिटल एंड इन्वेस्टमेंट्स, ठीक है। इनको क्या खरीदने में या इनको एक्वायर करने में क्या कोई सब्सटेंशियल पीरियड ऑफ टाइम लगता है क्या? द आंसर इज नो, कोई सब्सटेंशियल पीरियड टाइम नहीं लगता, खत्म। अमाउंट टू बी कैपिटलाइज, कितना अमाउंट हम कैपिटलाइज करेंगे अब। तो बेटा अमाउंट टू बी कैपिटलाइज के लिए वैसे तो एक फॉर्मूला भी लगा सकते हैं, जितना आपने खर्चा किया है क्वालिफाइंग एसेट पे इनटू रेट ऑफ कैपिटलाइजेशन। रेट ऑफ कैपिटलाइजेशन पे हमने दो बातें बोल रखी है कि एक जनरल रेट होती है और एक स्पेसिफिक रेट होती है, ठीक है। स्पेसिफिक रेट में जहाँ हमें पता होता है कि ये लोन इस स्पेसिफिक पर्पस के लिए ही लिया हुआ है तो डेट इज कॉल्ड स्पेसिफिक लोन्स। और उन लोन्स पे जो आपकी रेट कैलकुलेट होती है, इंटरेस्ट की हम एक रेट कैलकुलेट करते हैं, वो आपकी स्पेसिफिक रेट हो गई। जनरल रेट के केस में आपके सपोज 3 लोन है, तो तीनों की मिलाकर जो बोरोइंग कॉस्ट आ रही है डिवाइडेड बाय तीनों का जो बोरोड फंड आउटस्टैंडिंग है इनटू 100 करके हम एक सिंगल रेट अप्लाई कर लेते हैं, ठीक है ना, सिंगल रेट कैलकुलेट कर देते हैं। मल्टीप्लाई बाय पीरियड फॉर कैपिटलाइजेशन। पीरियड फॉर कैपिटलाइजेशन से हमारा मतलब है कब से कैपिटलाइजेशन बिगिन होगा, कब कैपिटलाइजेशन आपका बंद हो जाएगा, या कब कैपिटलाइजेशन आपको सस्पेंड करना है अगर बीच में, ठीक है। तो सस्पेंशन के केस का तो रूल आपको पता है कि अगर वर्क हेल्ड रहता है, रुका रहता है बीच इन बिटवीन, क्वालिफाइंग एसेट पर वर्क चल रहा है और अगर वो इन बिटवीन हेल्ड रहता है 2-4 महीने 3 महीने, तो उस केस में आपका सस्पेंड हो जाता है। बट उसका रीजन अब नॉर्मल होना चाहिए। अगर नॉर्मल कारणों से अगर कोई काम रुका हुआ है तो उसमें आपका सस्पेंशन नहीं होता, ठीक है, कैपिटलाइजेशन करना। कमेंसमेंट मतलब हम कब कैपिटलाइजेशन स्टार्ट करेंगे, और सीजेशन मतलब हम कैपिटलाइजेशन बंद करेंगे। तो कब कैपिटलाइजेशन करना बंद कर देते हैं, जब या तो एसेट रेडी फॉर यूज हो जाए या फिर बोरोइंग कॉस्ट ही इनकर्ड होना बंद हो जाए, ठीक है। अच्छा इसमें एक और बात है, अगर पार्ट ऑफ दी एसेट, जैसे कोई पूरी एक बिल्डिंग बन रही है और उसमें एक फ्लैट अपने आप में रेडी फॉर यूज है, तो उस पर्टिकुलर पार्ट के बराबर जो प्रोपोर्शनेट कॉस्ट है उसके लिए कैपिटलाइजेशन होना बंद हो जाएगा, ठीक है। कमेंसमेंट में मेरी 3 कंडीशन है जो वेरीफाई होनी चाहिए। 3 कंडीशन में पहली कंडीशन है बोरोइंग कॉस्ट इज बीइंग इनकर्ड। अगर आपकी बोरोइंग कॉस्ट इनकर्ड हो रही हो, एक तो ये कंडीशन है। आपका खर्चा भी हो जाना चाहिए क्वालिफाइंग एसेट पे, और उस पर एक्टिव डेवलपमेंट चलता रहना चाहिए, ठीक है। एक्टिव डेवलपमेंट इज टेकिंग प्लेस। आपने सपोज खर्च करने के नाम पे कहीं पे सीमेंट मटेरियल सरिये मंगवा के रख लिए, ठीक है, आपकी ब्याज की भी कॉस्ट लगना शुरू हो गई, बट आपने अभी बिल्डिंग पर काम करना शुरू नहीं किया, तो एक्टिव डेवलपमेंट नहीं चल रहा है। तो जब तक एक्टिव डेवलपमेंट नहीं चलेगा तो आपका कैपिटलाइजेशन उस केस में नहीं होगा, ध्यान रखना। आपने जिस दिन से फिर एक्टिव डेवलपमेंट स्टार्ट किया वहां सर आपका उसके बाद का ब्याज आपका कैपिटलाइज होगा। रेट निकालने में कोई दिक्कत नहीं, बट स्पेसिफिक रेट में ध्यान रखना। फॉर्मूले में बोरोइंग कॉस्ट में से एक अर्निंग माइनस होगी जो कि आइडल फंड से होगी। कभी कभी लोन सैंक्शन हो जाता है और हमारा पैसा अगर आइडल पड़ा रहता है तो हम उसको कहीं इन्वेस्ट करके थोड़ा बहुत अर्न कर लेते हैं, तो डेट वुड बी डिडक्टेड फ्रॉम बोरोइंग कॉस्ट और आपकी नेट कॉस्ट निकलती है।
सस्पेंशन के बारे में मैंने डिस्कस कर दिया है, सीजेशन पे डिस्कस कर दिया है। एक एक्सचेंज डिफरेंस को आपको कैसे ट्रीट करना है बोरोइंग कॉस्ट के अंदर, जो बता रहा हूँ मैं आपको मैंने एग्जांपल बताया था एक्सचेंज डिफरेंस के केस में। तो लो बेटा, जो एक्सचेंज डिफरेंस होते हैं उस केस में सपोज मैंने कोई विदेश से लोन लिया $5000 का, और जब लोन लिया मैंने तब रेट चल रही थी 60 रुपी। तो हमने जो लोन लिया उसको हमने रूपी टर्म में डिनोट कर दिया, हमने एंट्री कर दी बैंक अकाउंट डेबिट टू बैंक लोन। हमने बैंक अकाउंट डेबिट टू बैंक लोन एंट्री कर दी 5000 इंटू 60, 6 5 जा 30, 0 1 2 3, ये आ गया आपका अमाउंट 3 लाख रुपए। ठीक है, क्या ये लोन $5000 का है? द आंसर इज यस। क्या इस लोन को आपको ईयर एंड पे रीमेजर करना पड़ेगा? द आंसर इज यस। हमें, क्योंकि ये एक फॉरेन करेंसी मॉनेटरी आइटम है, तो ये लोन रीमेजर होगा। और अगर मैं इसको रीमेजर करता हूँ और मान रहे हैं कि एक्सचेंज डिफरेंस आ गया, तो एक्सचेंज डिफरेंस अकाउंट डेबिट टू बैंक लोन। लो बेटा, मैंने इसे रीमेजर कर लिया है। मान लेते हैं डॉलर की रेट 5 रुपए बढ़ गई, तो मेरा जो रीमेजरमेंट होगा वो $5000 मल्टीप्लाई बाय 5 कितने से रीमेजरमेंट हो जाएगा? 25000 से। अब मुद्दा बनता है कि ये जो एक्सचेंज डिफरेंस आया है फॉरेन लोन्स के ऊपर, क्या ये बोरोइंग कॉस्ट है या फिर ये सिंपल सा एक्सचेंज डिफरेंस है जो कि आपके अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 11 में ट्रीट होगा? तो साहब आपको कंपेयर करना पड़ेगा इस एक्सचेंज डिफरेंस को। कैसे कंपेयर करना पड़ेगा बेटा? अच्छा, एक और बात ये भी सुन लीजिए, विदेश से लोन लेंगे तो ऑब्वियस है ब्याज की भी कॉस्ट पड़ेगी। एक्सचेंज डिफरेंस तो आएगा ही आएगा जो कि आ गया, एक ब्याज की भी मार पड़ने वाली है। तो विदेश से लोन लेने पे बेटा दो नुकसान है। हो सकता है एक्सचेंज डिफरेंस नेगेटिव साइड में आ जाए, तो एक तो ये लॉस है आपका, और हो सकता है आपको हो क्या सकता है, इंटरेस्ट तो पे ही करना है, तो इंटरेस्ट कॉस्ट का भी लॉस या यूं कहूँ एक्सपेंस है। अब मुद्दा है, क्या इंटरेस्ट कॉस्ट जो विदेशी लोन पे है वो बोरोइंग कॉस्ट है? द आंसर इज यस, ऑलवेज, इट इज ऑलवेज ए बोरोइंग कॉस्ट। क्या एक्सचेंज डिफरेंस जो आया है विदेशी लोन पे, क्या ये भी बोरोइंग कॉस्ट है? नहीं, नोट्स में लिखवा रखा है टू दी extent treated as borrowing cost, to the extent treated as borrowing cost। जितना हम उसको borrowing cost ट्रीट करेंगे, तो उसके लिए क्या क्राइटेरिया है? आपको आपकी लोकल करेंसी की borrowing cost चेक करनी है। अगर आपकी लोकल करेंसी की जो बोरोइंग कॉस्ट है, आपकी जो लोकल करेंसी की बोरोइंग कॉस्ट है, आपको वो चेक करनी है। सपोज मेरी लोकल करेंसी की जो बोरोइंग कॉस्ट आ रही है वो आ रही है बेटा 50,000 ले लेते हैं। विदेश से लोन लिया तो मेरी ब्याज की कॉस्ट तो आ रही है 40,000 रुपए, और एक्सचेंज डिफरेंस आ रहा है 15,000 रुपए। ठीक है, तो क्या ये 40,000 बोरोइंग कॉस्ट है? द आंसर इज यस। और क्या इस 15,000 में से कुछ बोरोइंग कॉस्ट है? द आंसर इज यस। 40,000 में कितना अमाउंट जोड़ूंगा कि वो लोकल करेंसी की बोरोइंग कॉस्ट के बराबर हो जाएगा? 10,000। तो आप एक्सचेंज डिफरेंस के 10,000 तक के पोर्शन को बोरोइंग कॉस्ट ट्रीट कर सकते हैं। रिमेनिंग पोर्शन आपका AS 11 में एक्सचेंज डिफरेंस की तरह ही ट्रीट होगा। तो आई थिंक इस वाले पॉइंट में कोई डाउट होना नहीं चाहिए। अब सपोज यहाँ पर मैं कह दूं कि यहाँ मेरा 60,000 लगता भारत से लोन लेता, तो उस केस में आप पूरा 55,000 जो है 40 + 15 वो पूरा बोरोइंग कॉस्ट ट्रीट करेंगे। अगर मैं कहता कि भारत से ही लोन लेते तो भी 40,000 की ही फाइनली कॉस्ट पड़ती, तो बस ब्याज की कॉस्ट आपकी बोरोइंग कॉस्ट है ही है, एक्सचेंज डिफरेंस का कुछ भी पोर्शन आपकी बोरोइंग कॉस्ट नहीं है। और अगर मैं कहूँ कि भारत से लोन लेता तो 35,000 की बोरोइंग कॉस्ट पड़ती, तो 35,000 में से 40 तो बोरोइंग कॉस्ट है ही है बेटा, ये विदेश का जो ब्याज है वो तो बोरोइंग कॉस्ट है ही है, 15,000 का अमाउंट आपकी बोरोइंग कॉस्ट नहीं है। तो आई थिंक क्वेश्चंस वगैरह तो बड़े क्लियर हैं इस वाले चैप्टर में, कि आपको कुछ 2-3 खर्चे देते हैं, आपको आइडेंटिफाई करना है कि ये एक्सपेंस क्वालिफाइंग असेट पे है या नहीं है। और आपके तो ऐसे सवाल है जिसमें आप प्रोपोर्शनेट करके भी कैलकुलेट कर सकते हैं। 1-2 सवाल ऐसे हैं जिनमें डेट्स वगैरह दे रखी है, तो आपके जो भी डेट्स वाले सवाल है उसमें जो भी एक्सपेंडिचर हुआ है उनको आप अकॉर्डिंगली जो रेट अप्लाई कर दो, और उसके बाद रेट अप्लाई करने के बाद आपको उसका पीरियड भी अप्लाई करना होगा कि कितने पीरियड के कैपिटलाइजेशन होगा। सपोज खर्चा 1 अगस्त पे हुआ है तो अगस्त से लेके मार्च तक का, फिर नवंबर पे हुआ है तो नवंबर से मार्च तक का, उस अकॉर्डिंग 3/12, 4/12, 6/12 जितने भी मंथ का आपको कैपिटलाइजेशन कराना है वो आप यूज लेंगे। सो आई थिंक AS 16 में कोई डाउट होना नहीं चाहिए, फिर भी आपको डाउट हो तो बात कर लेना मुझसे। ठीक है।